साइबर क्राइम के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी स्कैम, सेक्सटॉर्शन, सोशल मीडिया हैकिंग और लोन ऐप ब्लैकमेलिंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी पे साइबर क्राइम का इल्जाम लग गया तो क्या उसे बेल मिल सकती है? क्या साइबर केसेस में बेल मिलना मुश्किल होती है? आज की वीडियो में हम समझेंगे साइबर केसेस में बेल के रूल, कोर्ट के अप्रोच और एक एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी सही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बेल इन साइबर क्राइम केसेस। साइबर केसेस थोड़े अलग होते हैं क्योंकि यहाँ डिजिटल एविडेंसेस, आईपी एड्रेसेस और डेटा ट्रेसिंग इन्वॉल्व होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऐसे केसेस में बेल कैसे हैंडल करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइबर ऑफेंसेस दो कैटेगरी में आते हैं। बेलेबल ऑफेंस जैसे सिंपल हैकिंग अटेम्प्ट या किसी का मेल एक्सेस कर लेना। नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे लार्ज स्केल ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग या फिर आईटी एक्ट के सेक्शन 66D, सेक्सटॉर्शन या आइडेंटिटी थेफ्ट के तहत। अगर ऑफेंसेस बेलेबल हैं तो पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है, लेकिन अगर ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है तो बेल के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। साइबर केसेस जनरली आईटी एक्ट के कुछ मेजर सेक्शंस में आते हैं। सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्शन 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर, सेक्शन 67 ऑब्ससीन मटेरियल ट्रांसमिशन, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 66 अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज। साथ ही आरपीसी के सेक्शन 420, 419, 471, 468 जैसे सेक्शंस भी लगते हैं। इन सब में बेल का अप्रोच डिपेंड करता है ऑफेंस बेलेबल है या नहीं और ऑफेंस का ग्रेविटी क्या है। साइबर केसेस में बेल एक राइट नहीं होता बल्कि डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। कोर्ट यह देखती है कि क्या अक्यूज्ड का रोल क्लियरली स्टैब्लिश हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अवेलेबल है, क्या इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है या कंप्लीट हो गई है, क्या अक्यूज्ड कॉपरेट कर रहा है। अगर अक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट किया है, कोई रिकवरी पेंडिंग नहीं है और साइबर सेल ने एविडेंस सीज कर लिया है, तो कोर्ट बेल देने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड रहता है। अब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं बेल को लेकर। साइबर केसेस में एडवोकेट को सबसे पहले पुलिस स्टेशन से एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स कलेक्ट करनी चाहिए। फिर बेल के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स लिखने होते हैं। अक्यूज का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, कोई प्रीवियस इंसिडेंट है ऐसे जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, अक्यूज ने कॉपरेट किया है केस में या नहीं किया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइबर केसेस मोस्टली टेक्निकल होते हैं जहाँ अक्यूज का रोल सिर्फ डेटा यूजेस तक लिमिटेड नहीं होता, ना कि फ्रॉड की प्लानिंग तक। यही डिफरेंस बेल के चांसेस को बढ़ाता है। अब एक रियल केस एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे क्लाइंट पर साइबर फ्रॉड का इल्जाम लगा। कंप्लेंट थी कि उसके बैंक अकाउंट से फंड्स आगे ट्रांसफर हुए हैं। मैंने कोर्ट को दिखाया कि अकाउंट उसके नाम पर था, लेकिन उसे किसी और ने मिसयूज किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पूरा कॉपरेशन दिखाया है, फोन और लैपटॉप सबमिट किया है। रिजल्ट कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो साइबर केसेस में अप्रोच और टाइमिंग दोनों मैटर करते हैं। याद रखिए, साइबर केसेस में अरेस्ट अवॉइड करने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साइबर सेल आपको बुला सकती है या अरेस्ट कर सकती है, तो प्रोएक्टिव अप्रोच लेना जरूरी है। और हाँ, डिवाइसेस हाइड करना या डेटा डिलीट करना या इंटरफेरेंस करना इन्वेस्टिगेशन में, ये सब की कोशिश ना करें। ये बेल के चांसेस को कम कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप साइबर क्राइम जैसे केस में फंस गए हैं या किसी दोस्त को लीगल एडवाइस चाहिए, तो बिना पैनिक हुए एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर से जरूर संपर्क करें। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और ऐसे लीगल टॉपिक्स में हर वीक अवेयरनेस वीडियो लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।